हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वर्दीधारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपी लेखपाल में पूछा जाने वाले 7 टॉपिक आर्ट, कल्चर, डांस, बर्ड्स बिहार, घराना, लोकगीत, पार्क पर बात करेंगे। पिछली बार भी लेखपाल के पेपर में इन विषयों से प्रश्न आए थे। इस वीडियो में हमने इन विषयों को ट्रिक से कवर किया है। अब की बार इन टॉपिक्स से 7 सवाल पक्के हैं। चलो अब बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो बिना किसी फालतू बात के सीधे अपने पहले टॉपिक यानी नौटंकी लोक नाट्य से शुरू करते हैं। अच्छा, नौटंकी को लेकर ना एग्जाम में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है। मतलब क्या ये सिर्फ एक नाटक है या इसका संगीत से भी कोई गहरा संबंध है? हाँ, ये बहुत ही कॉमन डाउट है। नौटंकी सिर्फ नाटक नहीं है, ये असल में स्वांग और भगत जैसी जो प्राचीन परंपराएं है ना, उनसे निकला है। अच्छा, स्वांग और भगत से। बिल्कुल। और इसका जो सबसे मुख्य वाद्य यंत्र है वो नगाड़ा है। नगाड़े के बिना तो नौटंकी हो ही नहीं सकती। इसे तो दिमाग में बिल्कुल तेज आवाज में बिठा लीजिए कि नौटंकी की 2 मुख्य शैलियां हैं, हाथरस शैली और कानपुर शैली। सही कहा। और इन दोनों का अंतर ही एग्जाम में आता है। हाथरस शैली के जो प्रवर्तक हैं वो इंद्रमन है। और इसका फोकस किस पर रहता है? ये मुख्य रूप से गायन यानी सिंगिंग पर केंद्रित है। और इसके जो सबसे मशहूर कलाकार हैं वो गिरिराज प्रसाद हैं। अच्छा, तो फिर कानपुर शैली में क्या अलग है? कानपुर शैली के प्रवर्तक श्री कृष्ण पहलवान हैं। और इसमें गायन की जगह संवाद यानी डायलॉग्स और अभिनय पर ज्यादा फोकस होता है। मतलब एक्टिंग ज्यादा होती है। हाँ, और इसकी सबसे मशहूर कलाकार गुलाबबाई हैं। इसके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। हाथरस वाले हाथ उठाकर गाते हैं और कानपुर वाले कान खोलकर डायलॉग सुनते हैं। अरे वाह, ये ट्रिक तो एकदम सटीक है। और परीक्षा के लिए एक फैक्ट याद रखना है कि नौटंकी के मल्लिका गुलाबबाई को कहा जाता है। ये प्रश्न पिछली बार एग्जाम में आया था। अब मोटंदी से आगे बढ़ते हैं। हाँ। बात करते हैं ब्रज और बुंदेलखंड के लोक नृत्यों की। हाँ, ये बहुत जरूरी सेक्शन है। जैसे गुजरात का डांडिया पूरे देश में मशहूर है, क्या यूपी का भी अपना कोई ऐसा डांडिया है? बिल्कुल है। लेकिन पहले हम ब्रज क्षेत्र के नृत्यों को देख लेते हैं। वहां ना होली के तीसरे दिन चरकुला नृत्य होता है। अच्छा। और कृष्ण जी वाला भी तो कुछ है। हाँ, रासलीला है जो कृष्ण और गोपी के प्रेम पर है। एक मयूर नृत्य भी होता है जिसमें नर्तक मोर पंख पहनकर नाचते हैं। सावन के महीने में भी कुछ होता है ना ब्रज में? बिल्कुल, सावन के महीने में घड़ा नृत्य और झूला नृत्य होता है। एकदम जोर दे के इस पॉइंट को सुनिए। चरकुला नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर 108 जलते हुए दीपक रखकर संतुलन बनाती हैं। और पाई डंडा ही बुंदेलखंड का डांडिया है। एकदम सही। अब बुंदेलखंड की बात करें तो वहां राई नृत्य होता है जो बेड़िया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और वो पाई डंडा? हाँ, पाई डंडा अहीर या यादा समुदाय द्वारा दीपावली पर किया जाता है। यही बुंदेलखंड का डांडिया है। बुंदेलखंड में और कौन से नृत्य हैं? एक ख्याल नृत्य है। मतलब पुत्र जन्म पर ना रंगीन कागज का मंदिर सिर पर रखकर इसे करते हैं। धुरिया नृत्य भी तो वहीं का है। हाँ, धुरिया नृत्य प्रजापति या कुम्हार समुदाय करता है, वो भी महिलाओं का वेश धारण करके। और कार्तिक नृत्य भी वहीं होता है। एग्जाम के लिए ट्रिक सुनिए। चरकुला यानी चारों दिशाओं मतलब कुलों में 108 दीप चल रहे हैं। और राई के लिए राई के दाने जैसी छोटी जनजाति यानी बेडिया। पाई डंडा के लिए ट्रिक है पाई पाई का हिसाब डंडे से। एकदम क्लियर। तो फैक्ट ये बनता है कि मयूर नृत्य में नर्तक मोर यानी पीकॉक के पंख पहनते हैं और राई नृत्य बेड़िया जनजाति करती है। ये प्रश्न पिछली बार एग्जाम में आया था। अब पूर्वांचल और अवध के नृत्यों की तरफ चलते हैं। हमेशा नृत्य भक्ति या वीरता के नहीं होते। क्या यूपी में हास्य यानी कॉमेडी वाला भी कोई नृत्य है? बिल्कुल है। पूर्वांचल का धोबिया नृत्य एकदम कॉमेडी है। इसमें एक व्यक्ति धोबी बनता है और दूसरा गधा बनता है। अरे वाह। और विवाह वगैरह में भी कुछ होता है क्या? हाँ ना, राजपूत विवाह में छोलिया नृत्य होता है। इसमें एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल लेकर युद्ध कौशल दिखाते हैं। एक विदेशियान नृत्य भी तो बहुत पूछा जाता है। हाँ, विदेशियान नृत्य तब होता है जब पति परदेश चला जाता है, मतलब पत्नियों की जो विरह व्यथा है उसे इसमें दिखाते हैं। अच्छा, तो अवध क्षेत्र में क्या होता है फिर? अवध में मुख्य रूप से ढेड़िया नृत्य होता है। ये कैसे करते हैं? इसमें ना भगवान राम के वनवास से लौटने के स्वागत में सिर पर छिद्रदार बर्तन रखकर उसमें दीपक जलाकर नाचते हैं। इस पॉइंट को बिल्कुल तेज आवाज में याद रखना है। भगवान राम के अयोध्या लौटने के स्वागत में अवध में
ढेडिया नृत्य होता है। हाँ, और इसके अलावा अवध में रामनवमी पर जोगिनी नृत्य होता है, जिसमें पुरुष महिलाओं का रूप धारण करते हैं। कलाबाजी नृत्य भी अवध का ही है ना? बिल्कुल। कलाबाजी नृत्य में कच्ची घोड़ी और मोर बाजा का इस्तेमाल होता है। तो ट्रिक ये है, ढेडिया के लिए याद रखें, अवध में राम के राणे पर दीपक दे दिया और दे दिया से बन गया ढेडिया। और धोबिया नृत्य के लिए गधा और धोबी की कॉमेडी। एकदम सही। परीक्षा के लिए फैक्ट है कि छिद्रदार बर्तन रखकर किया जाने वाला नृत्य ढेडिया है। ये प्रश्न पिछली बार एग्जाम में आया था। चलिए नृत्यों से आगे बढ़कर अब लोकगीतों की बात करते हैं। मतलब सावन और वीरता के अलग अलग रंग एग्जाम में बहुत आते हैं। हाँ, लोकगीतों से सवाल पक्के हैं। ब्रज क्षेत्र से शुरू करें तो यहाँ रसिया गाया जाता है, जो लठमार होली के साथ जुड़ा है। और कैला देवी वाला गीत? वो लंगूरिया है। इसमें कैला देवी और हनुमान जी की भक्ति होती है। और सावन में ना ब्रज में मल्हार गाया जाता है। पश्चिमी यूपी का लोकगीत क्या है? पश्चिमी यूपी में आगरा मेरठ साइड ढोला गाते हैं। मतलब इसमें राजा नल दमयंती की प्रेम कथा होती है। इसके अलावा रागनी भी गाते हैं। एक गुग्गा पीर भी तो है। हाँ, सहारनपुर मुजफ्फरनगर में गुग्गा पीर गाते हैं, जो असल में नाग देवता की पूजा है। ये प्रश्न पिछली बार एग्जाम में आया था। अब आते हैं प्रमुख घरानों पर। जैसे आजकल म्यूजिक लेबल्स होते हैं, क्या पुराने समय में घराने भी कुछ वैसे ही थे? एकदम वैसा ही समझ लीजिए। हर नवाब का अपना एक ब्रांड होता था। जैसे लखनऊ घराना, इसका स्वर्णकाल नवाब वाजिद अली शाह का दरबार था। उनका उपनाम भी तो कुछ था। हाँ, उनका उपनाम अख्तर पिया था। यहाँ मुख्य रूप से कत्थक, ख्याल, ठुमरी और टप्पा विधाएं मशहूर थीं। कलाकार कौन थे यहाँ के? बेगम अख्तर और पंडित बिरजू महाराज इसी घराने से हैं। अच्छा, तो आगरा घराने में क्या खास था? आगरा घराने को ना कव्वाल बच्चा घराना या रंगीला घराना भी कहते हैं। इसकी विधा ध्रुपद धमार थी। और इसके प्रवर्तक? इसके प्रमुख कलाकार उस्ताद फयाज खान थे। हम्म। इनका उपनाम प्रेम पिया था और इन्हें आफताबे मौसीकी भी कहते थे। बनारस घराने का क्या फोकस था? बनारस घराना गायन और वादन दोनों के लिए है। ये अपनी पूरब अंग की ठुमरी के लिए विख्यात है। इसके संस्थापक कौन है? जानकी प्रसाद और पंडित राम सहाय। और इसके कलाकार हैं गिरजा देवी, बिस्मिल्ला खां और सितारा देवी। कुछ और घराने भी हैं ना, जैसे किराना घराना? हाँ, शामली का किराना घराना, उस्ताद अब्दुल करीम खान इसके संस्थापक थे और पंडित भीमसेन जोशी यहीं से है। अतरौली और भिंडी बाजार भी सुना है। बिल्कुल। अतरौली अलीगढ़ में है और भिंडी बाजार घराने की जड़ें मुरादाबाद में है। मतलब लता मंगेशकर जी ने यहीं से सीखा था। इस पॉइंट को बिल्कुल तेज आवाज में बोलकर याद करें। उस्ताद फैयाज खान अपनी रचनाओं में प्रेम प्या उपनाम का प्रयोग करते थे। हाँ, और अख्तर प्या और प्रेम प्या में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए ट्रिक है कि लखनऊ के नवाब अख्तर हैं और आगरा वाले बहुत प्रेम करते हैं। और किराना घराने की ट्रिक? भीमसेन ने किराने की दुकान से सुर खरीदे। बढ़िया। तो एमसीक्यू फैक्ट ये है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि दी थी और भारत रत्न भीमसेन जोशी किराना घराने से हैं। यह प्रश्न पिछली बार एग्जाम में आया था। घरानों से अब सीधे जंगलों की तरफ चलते हैं। यूपी में कितने नेशनल पार्क हैं और सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? देखिए, यूपी में सिर्फ एकमात्र नेशनल पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, जो लखीमपुर खीरी में है। और टाइगर रिजर्व कितने हैं? टाइगर रिजर्व 4 है। पीलीभीत, रानीपुर जो कि 2022 में चौथा बना है, और अमनगढ़। इस बात को एकदम तेज आवाज में ध्यान रखें। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए TX2 पुरस्कार मिला है। बिल्कुल। अब सुपरलेटिव्स यानी सबसे छोटे बड़े की बात करें तो सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा है, जो 1957 में चंदौली में बना था। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा हस्तिनापुर अभयारण्य है। मतलब ये 2073 वर्ग किमी में है। और सबसे छोटा महावीर स्वामी अभयारण्य है ललितपुर में, जो सिर्फ 5.4 वर्ग किमी का है। घड़ियालों के लिए भी कुछ अभयारण्य हैं क्या? हाँ ना, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है, जो यूपी, MP और राजस्थान का मिलन बिंदु है। और कतरनिया घाट है, जहाँ से गिरवर नदी बहती है। कैमूर अभयारण्य किस लिए पूछा जाता है? कैमूर अभयारण्य में प्रागैतिहासिक शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं। और एक सुहागी बरवा है, जो गंडक नदी के किनारे है। याद रखने की ट्रिक सुनिए। सबसे पुराना,
चंदामामा सबसे पुराने हैं, मतलब चंद्रप्रभा। सबसे बड़ा हस्तिनापुर का साम्राज्य सबसे बड़ा। और सबसे छोटा महावीर स्वामी अपनी उंगली से पहाड़ उठा लें। कैमूर के लिए कैमरे से रॉक पेंटिंग की फोटो खींचना। परफेक्ट। एग्जाम के लिए फैक्ट है कि गिरवा नदी कतरनिया घाट अभयारण्य से होकर बहती है। प्रागैतिहासिक शैलचित्र कैमूर में मिलते हैं। ये प्रश्न पिछली बार एग्जाम में आया था। अब आते हैं आखिरी टॉपिक यानी पक्षी विहार पर। एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर कटवाने वाला ट्रैप इसी हिस्से में होता है ना? बिल्कुल। नाम और जगह मैच नहीं करते। यूपी का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है, जो उन्नाव में 1984 में बना था। इसका नाम भी तो बदला गया था। हाँ, 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार रखा गया। सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ है? सबसे बड़ा लाख पहोसी पक्षी विहार है कन्नौज में, करीब 80 वर्ग किलोमीटर का। और सबसे छोटा? सबसे छोटा पटना पक्षी विहार है, जो एटा जलेसर में है। ये मात्र 1 वर्ग किलोमीटर का है। परीक्षा के लिए स्ट्रैप को एकदम तेज आवाज में याद कर लीजिए। पटना पक्षी विहार बिहार में नहीं है, ये यूपी के एटा जिले में है। ये एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप है। बिल्कुल सही। इसके अलावा सुरहाताल पक्षी विहार जो बलिया में है, उसका नया नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है। आगरा में भी कोई पक्षी विहार है क्या? हाँ, सूर सरोवर, इसे कीठम झील भी कहते हैं। और इसके भीतर भालू संरक्षण केंद्र यानी बियर रेस्क्यू सेंटर है। समान पक्षी विहार और पार्वती अर्गा के बारे में भी बता दीजिए। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, जो सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। और पार्वती अर्गा गोंडा में है, जो गोखुर झील का उदाहरण है। ट्रिक सुनिए, लाख बहोसी के लिए लाखों पक्षी देखकर बेहोश हो गए कन्नौज में। पटना यानी एटा के लिए पटना जाकर ईंट मत खाना, और सूर सरोवर के लिए सूरदास जी भालू के साथ आगरा में है। बिल्कुल। तो फैक्ट यह है कि भालू संरक्षण केंद्र सूर सरोवर आगरा में स्थित है और यूपी का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज उन्नाव में है। यह प्रश्न पिछली बार एग्जाम में आया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें और वीडियो बनाने का सुझाव दें। थैंक यू।